तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक ना। हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का नाम जो है भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक ना। तो पहले हम ये जानेंगे कि भारत में आज जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोशल साइंस के लिए जो ये चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, ठीक ना। तो अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव लगाव तथा गर्व की भावना हो, उससे हम लोग कुछ कहेंगे राष्ट्रवाद कहेंगे, ठीक ना। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव तथा गर्व की कुछ हो भावना हो, उससे हम लोग कुछ कहेंगे राष्ट्रवाद। जैसे मान लीजिए हमारा देश इंडिया है, इसके प्रति हम लोग के कुछ है, प्रेम है, स्नेह है, लगाव है। कुछ भी होता है यानी कि पाकिस्तान का कुछ टर टर करता है तो लगता है कि जाके उसको क्या कर दें, धर के उसको डेंगाइए देवे करे, ठीक ना, यानी कि पीट पाड़ दें, ठीक ना। यानी कि बुढ़ो एगो लाठी लेके तैयार हो जाता है कि चलो आज पाकिस्तान लोग को क्या कर देते हैं, पीट देते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? अपने देश के प्रति स्नेह, लगाव तथा गर्व की भावना हो, उसे हम लोग कुछ कहेंगे राष्ट्रवाद। तो ये याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद जो था उस समय जब मेरा देश गुलाम गुलाम नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक ना। तो उस समय जो हमारा भारत देश जो था वो टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक ना। यहाँ पर यानी कि विभिन्न प्रकार यानी कि हर जगह मान लेते कि भारत है, ठीक ना। तो यहाँ का राजा अलग अलग थे, यानी कि जो राजा थे उस समय इन लोग का जो क्षेत्र था छोटा छोटा था और इस सब पे राजा के कुछ था अधिकार था। तो जितने भी राजा जो थे इन लोग के आपस में दुश्मनी था, आपस में इन लोग के बनता उनता नहीं था। तो इन लोग जो थे अपना क्षेत्र को विकास करना चाहते थे, अपन पूरे को इन लोग है देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपना जो क्षेत्र है इसके बारे इसको विस्तार करने में लगे हुए हैं। तो यानी कि कोई देश के यानी कि सब मिलके देश के बारे में सोचेंगे तब ना देश का क्या होगा, विकास होगा। तो इन लोग जो है अपना राज्य को यानी कि जो इनका साम्राज्य है वो अपना क्षेत्र को कुछ कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। और इन लोग के आपस में किसी से बन नहीं रहा था, ये हमेशा इससे लड़ाई करते रहता था, इससे करते रहता था, इससे करते रहता, यानी कि लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो इसके बीच जो है तो उतना भारत का जो विकास जो है चाहे राष्ट्रवाद यानी कि विकास के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ हम लोग अब जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, तो 1857 में क्रांति होने से पहले एक मंगल पांडे ने क्या किया था कि मंगल पांडे ने दो अंग्रेज गवर्नर को क्या कर दिए थे, गोली मार दिए थे। एक के मारे थे जिसका नाम था जनरल बाग और दूसरा का नाम जो था जनरल हुडसन नाम था। तो मंगल पांडे ये दोनों को क्या कर दिए थे, गोली मार दिए थे, जिससे जिससे 1857 की काची हुआ था क्रांति का, उस समय से ही शुरुआत हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति का शुरुआत हुआ, अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था यानी कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि मेरठपुर से शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठपुर से हुआ था। तो जब यानी कि इंग्लैंड की महारानी देखी कि अरे मंगल पांडे जो है से दूगो के तो मार दिया, लगता है कि भारत जो है हमारा हाथ से काची होते जाएगा, निकलते जाएगा। तो ये महारानी विक्टोरिया ने कहा कि तो देखिए यहाँ समझिएगा कि हम लोग अब भारत के राष्ट्रवाद में पहला जो कारण देखेंगे वो देखेंगे राजनैतिक कारण, ठीक ना। कौन सा कारण देखेंगे? राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण का मतलब आता है समझ में, यानी कि कुर्सी का पावर। तो उस समय यह देखिए 1857 में जो हुआ था वो 1857 के क्रांति शुरू हुआ था। तो इसके एक साल बाद यानी कि 1858 में महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा कर दिया कि अब संपूर्ण देश पर महारानी का काची होगा, शासन होगा। किसका शासन होगा? महारानी का शासन होगा। और उस समय 1857 में भारत पर जो शासन कर रहा था वो एक कंपनी कर रहा था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि यानी कि संपूर्ण देश महारानी विक्टोरिया का अधीन कब कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर।
तो याद रखिएगा 1858 में कर दिया गया था। यानी कि संपूर्ण देश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। किससे लेकर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर। चलिए, तो इससे भी भारत में राष्ट्रवाद का काची हुआ था, विकास हुआ था। दूसरा का जो देखिए राजनीतिक कारण में है, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार तथा नीति। तो उसी तरह से इसमें देखिए, तो सब राजा ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक ना। तो उस समय अंग्रेज आ गया। अंग्रेज क्यों आया था? व्यापार करने भारत में, कुछ करने के लिए। हम गोड़ा पसारे दाना, ठीक ना। तो बोला कि अच्छा, तीन बोला कि अच्छा रह, ठीक पसार ले, ठीक, व्यापार कर लो, ठीक ना। तो व्यापार करने के लिए क्या किया? आया यहाँ, बोला कि अब हम बैठे दा बाना, बैठे दा, खड़ा खड़ा तो गोड़ हाथ का आवाज करे, दर्द हवा करे, अच्छा बैठ ला। तो बैठे के बाद कह रहा है कि हम अब सुथू दा। अब देख लो, सूतने लगा, कह रहा है कि अब हम तोरे का खबो पीबो, ठीक ना। तो यहीं पर क्या करने लगा? रहने लगा। तो ये जो अंग्रेज जब आया यहाँ पर ही, तो अभी ये क्या करने लगा कि राजा एक दूसरे से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों इसको भी मार रहा है, इसको भी मार रहा है, इसको भी इधर के पीट दे रहा है, इसको भी पीट दे रहा है, इसको भी। यानी कि सब जो अलग अलग थे, इन लोग सोचा अरे अंग्रेजों जो है हम यानी कि सब इन लोग के पीट रहा है, एक ही को जो दुश्मन है कौन है? वो अंग्रेज। तो अंग्रेजों इस सबको मारा, तो इन लोग को काचे होने लगा, यानी कि इसको भी मार रहे अंग्रेज, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इन लोग क्या किया कि आपस में मिलने लगे, बोले कि अरे हमनी के सबका दुश्मन एक ही गो है, चलो हमनी क्या करेंगे, उस अंग्रेज के अपना देश से मार के क्या करेंगे? भगाएंगे। अब देखिए इन लोग अब सोच रहे हैं कि अब अपने देश से मार के अंग्रेज को क्या करेंगे? भगाएंगे, जिससे राष्ट्रवाद का काची होगा? विकास होगा। तो उसमें जो सबसे फेमस हुआ था वो डलहौजी की हड़प नीति हुआ था, ठीक ना। डलहौजी की हड़प नीति। तो ये डलहौजी का हड़प नीति में जो था, डलहौजी ने घोषणा कर दिया था कि जितने भी राजा हैं, चाहे जिस राजा का अगर संतान नहीं है, तो दूसरा का गोद नहीं ले सकता है, ठीक ना, न लेगा। और जो दूसरा का वो गोद नहीं लेगा, और जो जब वो मर जाएगा तो उसका जो राज्य है, यानी कि जो साम्राज्य है, वो अंग्रेज के क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। तो सबसे एकदम, तो डलहौजी का जो हड़प नीति जो था, ये क्या हुआ? बहुत फेमस हुआ था। अगला देखते हैं कारण, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का लाना। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, वो कब आया था? 1858 में आया था। कितना में आया था? तो 1878 में। तो इस लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो लाना जो था, इसमें था, यानी कि लॉर्ड लिटन ने कहा कि भारत में यहाँ के व्यक्ति भी क्या करते थे? समाचार छापते थे हिंदी में, अपना भाषा में छापते थे। अंग्रेज जो था अपना अंग्रेजी में छापता था। तो यहाँ के जो भारत के जो पत्रिका था, ठीक ना, तो इसमें अंग्रेजों के मार शिकायत उकायत लिखा रहता था, ठीक ना, कि मैंने अंग्रेज जो करते थे कि अंग्रेज के यहाँ ऐसे करे, यानी कि अंग्रेज का बहुत सारा शिकायत लिखा हुआ रहता था पत्रिका में, जिससे और भी भारत के लोग पढ़कर वो काची हो जाते थे, उनके समर्थन करते थे। किन के? अंग्रेज के नहीं, यानी कि जो क्रांति में भाग ले रहे थे उनको, यानी कि उन लोग को मालूम चलता था कि यहाँ पर जहाँ पर क्या हो रहा था। तो ये लॉर्ड लिटन ने कहा ना कि अब भारत के जो समाचार पत्र है उसको कोची कर दिया, उस पर अब रोक लगाना है। कोची कर दिया? तो रोक लगा दिया। अब पर उसमें प्राधान्वित कर दिया कि सिर्फ अब अंग्रेजी में ही समाचार पत्र छपेंगे, ठीक ना, और किसमें भी नहीं छपेंगे, यानी कि केवल अंग्रेजी चलेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा। तो यहाँ से एगो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन समाचार पत्र जो है रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से, कौन प्रेस के एक्ट से? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात जो है अपना भाषा को चेंज कर दिया, ठीक ना। यानी कि तो याद रखे, वो पत्रिका का नाम था अमृत लाल बाजार पत्रिका। ये जो था बंगाल में था और बंगाली भाषा में क्या करता था? छपता था। तो ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात जो है अपना पत्रिका, यानी कि बंगाली को किस में बदल के दिया? अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया? बदल दिया। तो याद रखिएगा कि कौन सा पत्र था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपना भाषा बदल दिया था? तो अमृतलाल बाजार पत्रिका। ये कहाँ छपता था? बंगाल में। और किस भाषा में? बंगाली में। और रातों रात बदल के क्या कर दिया था?
तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी कर दिया था। और अमृतलाल बजाज पत्रिका के जो मालिक जो थे दुगो थे, दुगो, जिसका नाम था मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष था नाम, ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर लॉर्ड लिटन ने 1879 में आर्म एक्ट लाया था। इसमें प्रावधान यह किया था कि भारत के जितने भी लोग हैं ना, वो हथियार उथियार नहीं रखेगा, केवल अंग्रेज रखेगा हथियार, ठीक ना। तो इससे भी भारत में राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा कि यह पूछ देगा कि किस एक्ट के द्वारा भारत के लोगों को भारत के लोगों को अधिकार छीन लिया गया था कि हथियार नहीं रखने का, ठीक ना। तो आर्म एक्ट के तहत, किसके तहत, आर्म एक्ट के तहत, ठीक ना। कि इसमें जो था भारत के लोग जो हैं वो हथियार को नहीं रख सकते थे। किस एक्ट के तहत, तो आर्म एक्ट के तहत। ये कब लाया गया था, 1879 ईस्वी में। इसके बाद फिर आया था लॉर्ड रिपन, ये कब आया था, तो 1883 ईस्वी में। लाया था एल्बर्ट विवाद लाया था, ये कुछ लाया था एल्बर्ट विवाद। तो इसमें क्या चीज था कि अंग्रेज अधिकारी अगर कोई गलती करेगा तो उसको कानून भी भारतीय जज का कर सकता है, लड़ सकता है, ठीक ना। अब अंग्रेज लोग अगर मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो भारत का जो जज है उसका सुनवाई भारतीय जज करेगा। कौन करेगा उसका सुनवाई, भारतीय जज। तो कौन लाया था, तो एल्बर्ट विवाद यानी कि एल्बर्ट विवाद था, ठीक ना। तो कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन लाया था। ये अच्छा व्यक्ति था, ये जो था भारत के बारे में काची करता था, यहाँ के लोगों के बारे में काची किया, थोड़ा सा अच्छा किया था। तो जब एल्बर्ट विवाद लाया, यानी कि जब एल्बर्ट विवाद लाया था, ठीक ना, कौन, लॉर्ड रिपन, तो अंग्रेज इसको कोची करने लगे, तो अंग्रेज लोग इसको कोची करने लगे थे, आंदोलन करने लगे, ठीक ना। यानी कि इसको बहुत धमकाने उमकाने लगे, ये अपने तुम अथी वापस कर लो, ठीक ना, एक्ट वापस कर लो। तो इसने क्या किया, एल्बर्ट विवाद को काची कर लिया, वापस किया। तो वापस नहीं किया था, जब अंग्रेज लोग इसका कोची करने लगे, विरोध करने लगे, तो ये जो था एल्बर्ट विवाद को वापस नहीं लिया, उसमें कुछ कर दिया, थोड़ा सा सुधार कर दिया। और उसने कर दिया कि यदि अंग्रेज लोग भारतीय जज के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर वो अंग्रेजी जज को बुलाकर दूसरी बार कुछ करा सकते हैं, फैसला करा सकते हैं। तो देखिए, तो फिर तो ही बात हो गया, फिर ना। याद रखिएगा कि यदि अंग्रेज लोग भारतीय जज के फैसले से अगर नाखुश हैं, अगर संतुष्ट नहीं है, तो जो है दूसरी बार जो है अंग्रेजी जज को बुलाकर कुछ कर सकते हैं, फैसला करा सकते हैं। फिर इसके बाद था 1905 में लॉर्ड कर्जन आया था। तो इसने बंगाल को विभाजन कर दिया, कुछ कर दिया, बंगाल का विभाजन। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। कब, 1905 में। तो इसने इसलिए कहा कि देखा कि कोई भी चिंगारी जो है ना वो फूट रहा है, कहाँ से फूट रहा है, तो बंगाल से। कहाँ से फूट रहा है, तो यहाँ जो है बंगाल से कहाँ रहा है, फूट रहा है। तो इसने बंगाल को दो भाग में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। बोला कि जाओ तुम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहो, अब इधर तो हम नहीं काम सलटाइए देंगे, तो नहीं लड़ते रहेगा, अब इधर जो है हम नहीं अपना काम कर लेंगे। तो वह क्या किया कि हिंदू मुस्लिम करके फिर वो बांट दिया, ठीक। तो देखा कि यहीं से यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर या कुछ भी हो रहा था तो बंगाल से ही हो रहा था, यानी कि तो इसीलिए कहा कि कुछ भी जो हो रहा है वो बंगाल से आदमी आ रहा है, वही तन मन कर रहा है, इसलिए बंगाल को क्या कर दिया, बांट दिया कि तो आपस में लड़ते रहो, बिजी रहो। तो फिर याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम के आधार पर क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि वहां पे लोग हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। फिर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिन द्वितीय ने बंगाल विभाजन को काची कर दिया, रद्द कर दिया, कुछ कर दिया, रद्द कर दिया। इसके बाद रेलवे लाइन का विकास हुआ, जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना बात को कह सकते थे। फिर डाक खाना का विकास हुआ, किसी को भी अगर कुछ का जहाँ भेजना तो लिख के भेज देता था कि यहाँ पर ही सभा होना है, यहाँ पर अंग्रेज का क्या कर देना है, लथियाना उथियाना है। तो जिससे तो डाक खाना का विकास हुआ, छापा खाना का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, तो देखिए, तो और भी कारण है कि जिससे भारत में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। अब हमने देखेंगे आर्थिक कारण, ठीक ना। देखिए, अब हमने दूसरा में चलते हैं, राजनीतिक कारण तो देख लिए, आर्थिक कारण में, ठीक ना।
तो पहला जो आर्थिक कारण है उसमें कर का क्रूरतापूर्वक करना, असूलना, यानी कि जो अंग्रेज जो थे यहाँ के भारत के लोगों से कर जो है अदम क्रूरतापूर्वक करते थे, असूलते थे। अगर जो किसान अगर मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं देता था उसको पिटवा भी करता था। तो इसमें देखिए, इसमें एक नियम था कि मान लीजिए कि आपको 20 कट्ठा ज़मीन है, यानी कि 1 बीघा है। 1 बीघा में जो है आपको 3 कट्ठा में आपकी नील की खेती करना ज़रूरी है। ये अंग्रेज कहता था कि 20 अगर 1 बीघा है तो 1 बीघा में यानी कि 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना ज़रूरी है। ये नील की खेती करने अगर मान लेते हैं कि नील की खेती अगर कर रहे हैं, ठीक ना? तो अगर उसमें लगातार जो अगर हम 2 साल या 3 साल अगर नील का खेती अगर कर देते हैं, तो वो तो ज़मीन जो है एकदम बंजर हो जाता था। और साथ ही साथ अगर जो नील का खेती करता था उसके शरीर में यानी कि उसका जो चमड़ी होता था उसमें चर्म रोग हो जाता था। और जो अंग्रेज लोग जो थे उसका सही दाम भी नहीं देते थे, ठीक? और कर का क्रूरतापूर्वक क्या करते थे? असूलते थे। दूसरका जो आता है कि 1882 में ब्रिटेन के माल पर आयात शुल्क काची कर दिया था, हटा दिया था अंग्रेज, यानी कि यहाँ से ले जाओ और उधर से भी ले आओ तो उसका जो है आयात शुल्क यानी कि मान लेते हैं कि कोई से भी देश मान लीजिए भारत में आता है तो पहले उसको कुछ लेता है, भारत का जो भारत सरकार उस पर टैक्स लेता है, ठीक ना? तो अंग्रेज लोग क्या कर देगा कि यहाँ से सूती वस्त्र ले जाओ, ठीक ना? और वहाँ से एकदम बना के एकदम ले आओ, सूती यानी कि गर्म वस्त्र ले जाओ एकदम वहाँ से एकदम बना-उना के ले आओ और ले आएगा तो यहाँ टैक्स उक्स नहीं लगेगा, ठीक ना? तो ब्रिटेन के माल पर आयात शुल्क हटा दिया गया था, कब हटा दिया गया था? तो 1882 में। तो इसका कुछ कौन-सा कारण हुआ था? तो आर्थिक कारण हुआ था। अब देखते हैं धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में हम लोग देखेंगे रंग-भेद की नीति। कौन-सा नीति? रंग-भेद की नीति। तो अंग्रेज लोग सोचता था ना कि हमने के जो गॉड भेजा है ना, तू भेजा कि जाओ तुम नीचे जाओ और जितना भी काला लोग है ना उस पर तुम क्या करो? राज करो। इसीलिए उस सबको कुछ बना के भेजा है, गोर बना के भेजा है। फिर एकदम उज्जर बना के भेजा। अब भगवान को मालूम है कि भगवान 3 गो रोटी बनाए थे। कै गो? एगो रह गया कच्चे, तो अंग्रेजों देते हैं ना एकदम घोर-घोर रहता है कच्चे, एगो का हो गया एकदम पूरा पक गया। आ रहा है बात समझ में? पूरा का हो गया? पक गया। तो दक्षिण अफ्रीका के देखे ना एकदम काला-काला रहता है और हमने तो एकदम ना तो कच्चे हैं, ना तो एकदम पूरा पकना ही है, एकदम सबसे अच्छा बेटर हैं, ठीक ना? तो फिर इसके बाद मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स जो थे, ये भारत के ग्रंथों को काची कर रहे थे, अंग्रेजी में अनुवाद कर के इसको अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ के लोग सोचा कि अरे वाह! जो हम लोग का जो धर्म है, नकाचे धर्म बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस और सर विलियम्सन जोन्स जो है इसको पढ़ रहे हैं। ठीक ना? वो अंग्रेज लोग क्या करता था, भारत के लोगों को जबरन ईसाई ईसाई धर्म में क्या करता था, बदल देता था, ठीक ना? यानी कि जबरन जिसको नहीं भी मन है उसको ईसाई धर्म में कैसे कर देता था, बदल देता। अब अंग्रेज लोग करीब 1 लाख व्यक्तियों को जो था ईसाई धर्म में कुछ कर दिया था, परिवर्तन कर दिया था। तो याद रखिएगा मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस और सर विलियम जोन्स जो थे से भगवत गीता को अंग्रेजी में कुछ किए थे अनुवाद करके, इन लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। फिर देखिए इसके बाद एक आंदोलन चल रहा था, जैसे आर्य समाज का आंदोलन, प्रार्थना समाज आंदोलन, रामकृष्ण आंदोलन। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए कि आर्य समाज जो है इसका संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक जो थे, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज का आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो रामचंद्र पांडुरंग थे। कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग। और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद, ठीक ना? कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज का जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे रामचंद्र पांडुरंग थे और रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। और भी कुछ ही कारण है ना। तो अन्य कारण हम लोग देख रहे हैं कि 18 दिसंबर 1885 में अंग्रेज लोग एक सोसाइटी का क्या किया, स्थापना किया।
अब देखो अंग्रेजों सोचा ना कि ये सब जो है हमने एक ऐसा सोसाइटी के क्या कर दे गठन कर दे रहे हैं कि जितना भी हम लोग कुछ करेंगे ना तो हम लोग का वो जो है उससे कुछ नहीं, हम लोग किसी के द्वारा क्या करेंगे कराएंगे। तो उन लोग क्या किया कि 28 दिसंबर 1885 में ओ ए.ओ. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ किया था स्थापना। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम किया था। ए.ओ. ह्यूम किया था कब? 28 दिसंबर 1885 में। तो याद रखिएगा यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनल था। कौन बनल था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके बाद अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? बदरुद्दीन तवज्जी बना था। फिर नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था सर्वप्रथम, वो कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में कहाँ? गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। फिर 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को है, वहां पर गद्दर पार्टी के कुछ के स्थापना किए थे। ये पूछ लेता है कि गद्दर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? तो लाला हरदयाल। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था। तो कहाँ? अमेरिका में ही किया गया था। अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, जगह नहीं शहर है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर ही कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत, तो होम रूल आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1917 में हुआ था। महाराष्ट्र और चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और चेन्नई में। तो महाराष्ट्र में जो इसके संस्थापक थे कौन? होम रूल आंदोलन के, वो बाल गंगाधर तिलक थे। और चेन्नई के जो संस्थापक थे एनी बेसेंट थे। ठीक, आप देखिए यहाँ याद रखिएगा ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक ना, याद रखिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। फिर है कि बंगाल यानी कि बंगाल में है 1784 में सर एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स। याद रखिएगा सर एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। और सर एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना कब किया गया था? तो 1784 में किया गया था। कब किया गया था? 1784 में। और कहाँ किया गया था? बंगाल में किया था। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, इतना तो हो गया। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे महात्मा यानी कि गांधी युग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आज समाप्त करते हैं।